सो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि पेपर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ पेपर. जो आज पेपर आया था माइनर ज़ूलॉजी का, उसकी डिस्कशन करेंगे. उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें आया था दैट वाज कि पूछा गया था कि साइक्लोसिस एंड पैरामीशियम को डिस्कस करें, वो भी 2 मार्क्स में. सो अगर हम साइक्लोसिस की बात करें तो शायद से मैंने आपको उस जो पहली मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई थी उसमें बताया था साइक्लोसिस के बारे में कि साइक्लोसिस पैरामीशियम में कौन सा बेसिकली वो रूट है जिसके थ्रू साइक्लोसिस होती है. तो आई हैड टोल्ड यू द ट्रिक इन दैट वीडियो. तो अभी फिर से बता देती हूँ कि साइक्लोसिस बेसिकली जो हमारा पैरामीशियम है, हैज़ इट वाज द शॉर्ट आंसर. सो हमने थोड़ा सा ही लिखना है, लाइक ओनली 2 to 3 लाइन्स और 4 लाइन्स. तो हम यही लिखेंगे कि जो स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म पैरामीशियम का जो एंडोप्लाज्म है उसमें जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग मोमेंट होती है एंडोप्लाज्म की, ऑफ एंडोप्लाज्म, उसे ही साइक्लोसिस कहा जाता है, इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस. उसे ही साइक्लोसिस कहा जाता है. एंड ऑल्सो हमने, अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में यही बनाना था कि ये है पैरामीशियम, यहाँ से फूड वैक्यूल पोस्ट बकल फाइबर से निकली, पिंच ऑफ होके इसने ये वाली मूवमेंट करी फूड वैक्यूल ने, और फिर ईजेस्ट हो गया साइटोफाइज के थ्रू. बेसिकली जो ये स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्मिक मूवमेंट है, ये इट फॉर्म्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इट इज़ इक्वल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसी की तरह ये भी जो साइक्लोसिस मूवमेंट है होती है. एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन वगैरह सब कुछ होता है इसमें. और बेसिकली जो मैंने इसमें मूवमेंट बताई थी कि कहाँ कहाँ जाती है फूड वैक्यूल, सबसे पहले जाती है साइटोफैरिंक्स से ही फूड वैक्यूल स्टार्ट होती है. साइटोफैरिंक्स के एंड से, साइटोफैरिंक्स के एंड से ये फूड वैक्यूल स्टार्ट होती है, पोस्टीरियर साइड में जाती है, फिर फॉरवर्ड जो मैंने ट्रिक बताई थी पफ डैड, फिर डॉर्सल, फिर एंटीरियर, फिर डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द साइटोफाइज. दिस इज़ द ट्रिक विच यू हैव टू लर्न. ठीक है. सो जो मैंने ट्रिक बताई थी साइक्लोसिस की मूवमेंट की, दैट वाज द PFDAD. दैट इज़ सबसे पहले वो पोस्टीरियर साइड में जाएगी फूड वैक्यूल, फिर फॉरवर्ड, फिर डॉर्सल, फिर एंटीरियर, फिर डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द साइटोफाइज. इस प्रोसेस के दौरान फूड वैक्यूल सबसे पहले अपना साइज़ क्या करती है, फूड वैक्यूल अपने साइज़ को सबसे पहले डिक्रीज़ करती है और फिर दोबारा से क्या करती है, इंक्रीज़ करती है अगेन. ठीक है. 2 मार्क्स में बस इतना ही लिखना है साइक्लोसिस एंड पैरामीशियम के बारे में. अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें विच वाज गिवन रिप्रोडक्शन इन साइकॉन, तो साइकॉन की रिप्रोडक्शन के बारे में लिखना था. साइकॉन कौन कौन सी रिप्रोडक्शन करता है. सो इसके बारे में यही लिखना था कि साइकॉन एसेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअल भी करता है. ठीक है. एसेक्सुअल साइकॉन कैसे करता है, सबसे पहले एसेक्सुअली साइकॉन रिप्रोडक्शन करता है, ये लिखना था कि इसमें एसेक्सुअली ये करता है बाय बडिंग से, BODDING, बडिंग से, और रीजनरेशन से. ठीक है. बडिंग एंड रीजनरेशन. सबसे पहले बडिंग से कैसे करता है, you have seen the diagram I think very well कि जो साइकॉन या फिर स्काइफा, उसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे बड या आउटग्रोथ होती है, बड या आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है. वही बड या आउटग्रोथ मैच्योर होने के बाद क्या हो जाती है,
सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने के बाद वो डेवलप हो जाती है इंटो न्यू स्पॉन्ज में, वो डेवलप हो जाती है। हैव टू कीप इट इन द माइंड कि जो रीजनरेशन सेकेंड प्रोसेस है जिससे वो स्पॉन्ज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, दैट इज़ द रीजनरेशन कर सकता है वो। जो वो रीजनरेशन सबसे वेल डेवलप्ड है स्पॉन्ज में। रीजनरेशन बहुत वेल डेवलप्ड है स्पॉन्ज में, बहुत ज़्यादा रीजनरेशन स्पॉन्जेस में हो सकती है। मतलब कि जो लास्ट पार्ट है स्पॉन्जेस का वो रीजनरेट करता है और एक कंप्लीट स्पॉन्ज की फॉर्मेशन होती है, नई कंप्लीट स्पॉन्ज की फॉर्मेशन होती है। बर्डिंग में भी सेम, बर्डे आउटग्रोथ बनी, बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, फिर सेपरेट होने के बाद एक नया कंप्लीट स्पॉन्ज फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से रीजनरेशन में भी लास्ट पार्ट क्या एक कंप्लीट स्पॉन्ज बना देगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। ये सबसे वेल डेवलप्ड होती है स्पॉन्जेस में। यही लिखना था इस सेकेंड क्वेश्चन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है स्पॉन्जेस में। ओके, सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पॉन्जेस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से। फर्टिलाइजेशन किस किस की, ओवा की और स्पर्म की, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से क्या, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रही थी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा और स्पर्म की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओके, और कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है इनमें होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होती है, इसका रीज़न मैं बताऊंगी। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है मैंने बताया कौन सी होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। कौन सी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होती है, प्रोटोगाइनस कंडीशन होने की वजह से। प्रोटोगाइनस कंडीशन होने की वजह से इनमें क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होती है, जिसमें क्या हो जाता है, जो फीमेल ओवा है, फीमेल का जो ओवा है वो मैच्योर अर्लियर, पहले ही मैच्योर हो जाता है। अर्लियर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसी को प्रोटोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। और फीमेल का ओवा पहले मैच्योर हो गया है, ठीक है। सो फीमेल ओवा इज़ अर्लियर मैच्योर्ड, ठीक है। फीमेल ओवा अर्लियर मैच्योर हो गया, तो उस वजह से फीमेल ओवा अर्लियर मैच्योर हो गया, मैच्योर अर्लियर। इसका मतलब स्पर्म अभी मैच्योर नहीं हो पाया है, स्पर्म अभी मैच्योर नहीं हो पाया है। उसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है स्पॉन्जेस की, मोनोइशियस। मोनोइशियस मीन्स स्पर्म एंड ओवा जो हैं सैम स्पॉन्ज में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म एंड ओवा इन सैम स्पॉन्ज। बॉडी कैसी होती है इनकी, मोनोइशियस, दैट इज़ हर्मैफ्रोडाइट। स्पर्म एंड ओवा जो होते हैं सैम स्पॉन्ज में प्रेजेंट होते हैं, एक ही स्पॉन्ज में, इन सिंगल स्पॉन्ज, दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोइशियस। इन सिंगल स्पॉन्ज, हर्मैफ्रोडाइट या फिर मोनोइशियस इज द सिंगल वर्ड, जिसका मतलब होता है कि स्पर्म एंड ओवा जो होंगे वो सिंगल स्पॉन्ज में प्रेजेंट होंगे। तो फीमेल ओवा मैच्योर होती है अर्लियर, स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाता, स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाता उसी स्पॉन्ज के अंदर, उसी एक स्पॉन्ज के अंदर उस समय पे जब फीमेल ओवा पहले ही मैच्योर हो गई, तो स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो फीमेल ओवा है ये किसी और स्पर्म के साथ क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करती है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन साइकोन, कि कैसे वहाँ पे प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, किस तरह से वो फर्टिलाइज करते हैं, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फर्टिलाइजेशन से करते हैं वो। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बेसिकली प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, मोनोइशियस होते हैं, और कैसे उनमें oogenesis होती हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ फास्ट। सबसे पहले होती है उनमें oogenesis, सबसे पहले क्या होती है उनमें
ओवा की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। ये कैसे होता है? ये होता है इनलार्ज्ड बड़े बड़े जो अमीबोसाइट्स प्रेजेंट हैं, अमीबोसाइट सेल्स जो मीजेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं एंड वेंडर करते हैं फ्रीली अबाउट इन द मीजोग्लिया में। जो ये इनलार्ज अमीबोसाइट हैं, ये बड़े बड़े इनलार्ज अमीबोसाइट फ्यूज़ करते हैं और वहाँ फ्यूज़ करने के बाद उनमें मैचुरेशन डिवीजन आती है, बल्कि फ्यूज़ होने के बाद मैचुरेशन डिवीजन आती है और फिर उसके बाद उस डिवीजन से क्या बनते हैं? बहुत सारे ओवा। सो बेसिकली इन दिस वे द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज़ ओवा फॉर्मेशन टेक प्लेस। अगर हम बात करें कि इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हुई, oogenesis प्रोसेस तो बता दिया मैंने। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताऊं तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म की फॉर्मेशन होना, ठीक है। स्पर्म की फॉर्मेशन इनमें कहाँ से हुई? इनमें स्पर्म की फॉर्मेशन हुई स्पर्म मदर सेल से। किससे? स्पर्म मदर सेल से। जिस स्पर्म मदर सेल को क्या कहा जाता है? सेकेंड नेम इज स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। इसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगी, स्पर्मेटोगोनियम से कैसे स्पर्म्स बने, स्पर्म मदर सेल। जो स्पर्म मदर सेल है, कौन? स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल क्या करता है? ये 2 से 3 डिविजन्स करता है, 2 से 3 डिविजन्स करता है और रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन करता है? स्पर्मेटोसिस्ट की। स्पर्मेटोसिस्ट जब फॉर्म होते हैं तो अल्टीमेटली ये किसको फॉर्म कर देते हैं? दे विल गिव राइज टू व्हाट? स्पर्म। सबसे पहले इनमें स्पर्म मदर सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, उन्होंने 2 से 3 डिविजन्स करी, स्पर्मेटोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद वो स्पर्मेटोसिस्ट अल्टीमेटली गिव राइज टू व्हाट? स्पर्म्स। अब जो स्पर्म की फॉर्मेशन हुई फ्रॉम द स्पर्मेटोसिस्ट से, उस स्पर्म में क्या क्या होता है? न्यूक्लिएटेड हेड होता है और एक लंबी सी टेल होती है, लॉन्ग वाइब्रेटिंग टेल, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान टेल डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ न्यूक्लिएटेड हेड बचता है। और उस न्यूक्लिएटेड हेड के दौरान अंदर क्या होता है? कैप्सूल होता है। और वही जो कैप्सूल होता है, और वो जो कैप्सूल होता है न्यूक्लिएटेड हेड के अंदर, इनक्लोज्ड कैप्सूल, यही कैप्सूल क्या करता है? यही कैप्सूल पेनिट्रेट करता है किसमें? oocyte में। oocyte के अंदर क्या करता है? पेनिट्रेट करता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन डन, ठीक है। सो इन दिस वे इनकी रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज़ बोथ एसेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। एसेक्सुअली होती है बडिंग एंड रीजनरेशन से, एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एज ओवा एंड स्पर्म। बेसिकली अदर थिंग विच आई विल टोल्ड यू कि जो ये इनमें ओवा एंड स्पर्म बने, इनका ओरिजिनेशन बेसिकली क्या है? कहाँ से बनते हैं ये जर्म सेल्स? ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द आर्कियोसाइट्स से। कहाँ से? आर्कियोसाइट्स, जो अमीबोसाइट्स के सेल हैं। आर्कियोसाइट्स जो हैं ये सबसे लार्जेस्ट सेल हैं। इन्हें टोटीपोटेंट सेल भी कहा जाता है। यही करते हैं स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवा की फॉर्मेशन। आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट हैं, सबसे लार्जेस्ट सेल हैं, स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन करते हैं। सो मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होती है, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई उनकी। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। इन शॉर्ट आंसर में तो बेसिकली इतना ज़्यादा लिखना नहीं था, थोड़ा सा ही लिखना था, बट आई टोल्ड यू इन डिटेल बिकॉज इट इज़ अ पेपर डिस्कशन जिसमें हमें हर कुछ डिस्कस करना है। सो दैट्स वाई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, इज़ कोएनोसाइट्स के बारे में। कोएनोसाइट्स मैंने जब हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन में आपको बताया था कि 3 लेयर्स होती हैं, दैट इज़ आउटर पिनाकोडर्म बताया था, पिनाकोडर्म, मिडल वाली थी मीसेनकाइम, और सबसे इनर लेयर थी, दैट इज़ द कोएनोडर्म। कोएनोडर्म के जो सेल्स थे उन्हीं को क्या कहा जाता है? कोएनोसाइट सेल्स। उनके बारे में ही पूछा गया है इस क्वेश्चन नंबर 3 में। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो कोएनोसाइट्स जो हैं हमारे, दीज आर, ये याद रखना कि ये कोएनोसाइट सेल्स एंडोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। कौन सा ऑरिजिन है इनका? दीज आर एंडोडर्मल,
विच ऑरिजिन, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट एंडोडर्मल ऑरिजिन के हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एंड द मोस्ट फॉर्मस्ट पॉइंट इज़ कि ये लाइन करते हैं रेडियल कैनाल को, रेडियल कैनाल, और वी कैन कॉल्ड इट एज, जब ये हो डेवलप्ड हो जाते हैं ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में, तो वी कैन कॉल इट एज फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। किस किस को लाइन करते हैं? रेडियल कैनाल को, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को, ठीक है। सो कोएनोसाइट्स रेडियल कैनाल को लाइन करते हैं। और ये याद रखना कि कोएनोसाइट्स की डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू ड्रॉ इन पेपर, दैट इज़ इट्स लाइक दिस। कोएनोसाइट सेल की मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी उस समय पे, इट्स लाइक दिस। इसके ऊपर जो सेल्स हैं दे आर द कॉलर सेल्स, इनके ऊपर जो सेल्स हैं दे आर द कॉलर सेल्स, ओके। वेट, सो दे आर लाइक दिस, ठीक है। सबसे ऊपर इनके टॉप पे कॉलर होता है जो इंसर्कल करता है बेस ऑफ लॉन्ग फ्लैजुलम। ये है लॉन्ग, सिंगल लॉन्ग फ्लैजुला, ये ड्रॉ करनी है डायग्राम कोएनोसाइट सेल्स की। दिस इज सिंगल लॉन्ग फ्लैजुला, और ये नीचे हैं माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई हैं। फिर इसके नीचे दिस इज द बेसल ग्रेन्यूल है ये, जहाँ से फ्लैजुला अराइज होता है। एंड दिस इज न्यूक्लियस, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, ER। एंड इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, गोल्गी अपैरेटस भी इवन इट इज़ प्रेजेंट, इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमने ये लिखना था कि कॉलर सेल्स के नीचे 20 to 30 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से जो विच इज़ इन द डायग्राम, 20 to 30 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोविलाई। And these microvilli, what are they? They are the contractile cells. And in the diagram it is shown कि ये connected होते हैं side by side. So I told you about कि यहाँ पे single long flagellum है जो कहाँ से arise होता है? Arise from basal granule से। जो basal granule है वहीं से क्या arise होता है? Single long flagellum। एंड जो हमारी सबसे इधर यहाँ पे माइक्रोविलाई है, ये साइड बाय साइड क्या है? साइड बाय साइड इट इज़ कनेक्टेड, साइड बाय साइड इट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। सी, ये साइड बाय साइड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इनके टॉप पे क्या हैं? कॉलर सेल्स हैं जो पूरे बेसल लॉन्ग फ्लैजुलम को क्या कर रहे हैं? इनसर्कल, इट इज़ इनसर्कलिंग द बेसल लॉन्ग फ्लैजुलम जो अराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल से। एंड सेकेंड थिंग जो कोएनोसाइट्स में याद रखनी है, दैट इज़ कि कोएनोसाइट्स में सभी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं कोएनोसाइट्स में। कोएनोसाइट्स जो हैं एंडोडर्मल इन ऑरिजिन बता दिया, रेडियल कैनाल को लाइन करते हैं। मोर डेवलप्ड होने के बाद ये कैसे बन जाते हैं? स्मॉल राउंडेड फ्लैजिलेटेड्स, ठीक है। छोटे और राउंडेड और फ्लैजिला अराइज होता है इनमें, ठीक है। इस तरह से ये बन जाते हैं वोल कोएनोसाइट्स, ठीक है, इट्स लाइक दिस। एंड द अदर थिंग कोएनोसाइट्स के बारे में हम लिख सकते हैं कि फ्लैजिला जो होता है इनमें उसका अरेंजमेंट कैसे होता है? 9+2 अरेंजमेंट, दैट इज़ 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं 2 सेंटर में, और बाहर से इनक्लोज्ड होता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और अंदर से जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इनक्लोज होती हैं बाय किससे? एक्सोनीम से, ठीक है। ये है वोल डिस्कशन अबाउट द कोएनोसाइट्स के बारे में, जो हम सिर्फ शॉर्ट आंसर में लिख सकते हैं इतना। एंड जो हमारा ट्राइकोसिस्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर, वेट, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 वाला, दैट इज़ अवर ट्राइकोसिस्ट वाला क्वेश्चन। ट्राइकोसिस्ट वाले क्वेश्चन में क्या याद रखना है? जो ट्राइकोसिस्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये याद रखना है, सबसे पहले तो यू शुड नो अबाउट द डायग्राम वेरी वेल कि कैसे ड्रॉ करनी है डायग्राम।
So now we will draw the diagram of trichocyst. First, so this is the trichocyst, लेकिन कौन सा वाला? अनडिस्चार्ज, जिसने अपनी बॉडी को अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट, जिसने अपनी बॉडी में से अपनी कवरिंग को अभी डिस्चार्ज नहीं किया है, तो दैट इज़ द अनडिस्चार्ज वाला ट्राइकोसिस्ट. और सबसे ऊपर है इसके, जो सबसे टॉप पे है, दिस इज़ द कैप. और इसके जो अंदर ये है, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पाइक. दिस इज स्पाइक. और ये है बेस ऑफ स्पाइक, जहाँ से स्पाइक अराइज हुई है. एंड दिस इज़ द शाफ्ट. इसके अंदर है स्वेलिंग सबस्टांस, स्वेलिंग टाइप, बिकॉज इट इज स्वेलिंग समवेयर, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्वेलिंग सबस्टांस. सबसे टॉप पे आ गई कैप, फिर आ गया स्पाइक जो यहाँ अंदर की तरफ है, बेसिस ऑफ स्काई, फिर शाफ्ट और स्वेलिंग सबस्टांस. ठीक है, शाफ्ट उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट में, मैं आगे बताऊंगी व्हेन वी विल ड्रॉ अबाउट द डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट. दीज आर एक्चुअली बोथ द ट्राइकोसिस्ट, एक जो डिस्चार्ज जिसने कर लिया और दूसरा अनडिस्चार्ज. पहला वाला अनडिस्चार्ज है, उसने जो डिस्चार्ज कर लिया अपनी बॉडी से कवरिंग को, दैट्स कॉल्ड एज अ डिस्चार्ज. डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट में आपने लर्न रखना है कि इसमें लॉन्ग स्ट्रिएटेड शाफ्ट, लंबी सी एक शाफ्ट प्रेजेंट होती है. स्ट्रिएटेड मतलब कि उसमें डार्क और लाइट पेन्स होंगे. लॉन्ग स्ट्रिएटेड शाफ्ट डिस्चार्ज वाले में क्या होती है? प्रेजेंट होती है. जब वो पूरा अपनी बॉडी के सरफेस से कवरिंग्स को निकाल देता है तो डिस्चार्ज विल रिमेन, और उसमें लॉन्ग स्ट्रिएटेड शाफ्ट प्रेजेंट होती है. वाइल इफ वी विल टॉक अबाउट डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट, अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट के बारे में बात करें, जिसने अपनी अभी बॉडी की सर्फेसिस को अनडिस्चार्ज नहीं किया है, कवरिंग्स को डिस्चार्ज नहीं किया है, तो उसे अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट कहते हैं. वो जो अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं, हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक स्पिंडल शेप. स्पिंडल मीन्स, स्पिंडल का मतलब होता है फ्यूज्ड, दोनों एंड्स पे क्या होते हैं? फ्यूज्ड, जुड़े हुए. दैट इज़ कॉल्ड एज स्पिंडल. स्पिंडल का मतलब क्या होता है? दोनों एंड्स जुड़े हुए हों. दैट इज़ कॉल्ड एज स्पिंडल की तरह है, और बैग की तरह दिख रहा है. इट इज़ लाइक हाउ, बैग की तरह है, स्पिंडल शेप्ड है. एंड ऑल्सो इसमें एक स्वेलिंग सबस्टेंस भी है, स्पाइक भी प्रेजेंट है. सो दिस इज़ हाउ वी विल राइट इन द एग्जाम की ट्राइकोसिस्ट में अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट है. अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट स्पिंडल शेप बैग है. और ये एक बात याद रखने वाली है कि ये सब कुछ प्रेजेंट हो रहा होता है. ट्राइकोसिस्ट कहाँ पे होते हैं? एक्टोप्लाज्म में. कहाँ पे? एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. स्पाइक प्रेजेंट, स्वेलिंग सबस्टेंस प्रेजेंट, कैप प्रेजेंट होती है टॉप पे. ठीक है, एंड इट इज़ अ स्पिंडल शेप बैग. कौन? अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट. वाइल अगर डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट की बात करें तो ये इन्वर्टेड नेल की तरह होता है. इट इज़ स्पाइक लाइक एक इन्वर्टेड नेल, उल्टा वाला नेल, और जिसमें क्या होती है? एक लॉन्ग स्ट्रिएटेड शाफ्ट प्रेजेंट होती है. सो इन दिस वे वी विल राइट. ठीक है, वो ट्राइकोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है? ट्राइकोसिस्ट का अगर हम फंक्शन की बात करें तो ट्राइकोसिस्ट ओनली फंक्शन इज कि ये एक्ट करता है एज एन ऑर्गेनली ऑफ पैरामीशियम. ये एक्ट करता है एज एन ऑर्गेनली ऑफ डिफेंस, मतलब कि अपने आप को किसी भी कॉन्टैक्ट एंड इंजरी से क्या करता है? ये अपने आप को दिस प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम एनी कॉन्टैक्ट्स एंड इंजरी. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग कि जो इसका प्रेडेटर है उसका नाम याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज द डाइडिनम. जो इस पे क्या करता है? इसको हार्म करने की कोशिश करता है, बट ट्राइकोसिस्ट लीज होने की वजह से डाइडिनम चले जाता है. सो ऑर्गेनलीज ऑफ डिफेंस हैज़ एन ऑर्गेनलीज ऑफ डिफेंस. ट्राइकोसिस्ट लीज हुए अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी कॉन्टैक्ट और इंजरी से. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, दिस इज़ द होल ट्राइकोसिस्ट, एंड दिस इज अबाउट द ऑर्गेनली जो पैरामीशियम में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइकोसिस्ट. एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट है, स्पिंडल शेप बैग हैं. अगर अनडिस्चार्ज हों और डिस्चार्ज हो जाएँ तो एक स्पाइक लाइक इन्वर्टेड नेल की तरह है, जिसमें एक लॉन्ग स्ट्रिएटेड शाफ्ट प्रेजेंट है. इसका फंक्शन इज द ऑर्गेनली ऑफ डिफेंस एक्ट करते हैं, हैज़ अ कॉन्टैक्ट, हैज़ अ रिएक्शन टू लोकल कॉन्टैक्ट्स इन इंजरीज और कॉन्टैक्ट से अपने आप को बचाने के लिए चीफ प्रेडेटर इनका डाइडिनम है, उससे ही ये अपने आप को बचाते हैं बेसिकली. So this is completed. Now we will discuss about the जो मीडियम वाले क्वेश्चन हैं. आई थिंक
इस स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आई होप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पीछे। नाउ जो अगला क्वेश्चन है ब्रीफली हमने डिस्कस करना है किसके बारे में, जो आई थिंक यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा प्रॉपरली। ब्रीफली जो हमने डिस्कस करना है मेनली, सॉरी फॉर दिस, वो डिस्कस करना है अबाउट द हिस्टोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ साइकोन। ठीक है, कौन कौन से उसमें हिस्टोलॉजिकल, दैट इज़ जो हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी साइकोन की, उसमें पेनाकोडर्म, कोएनोसाइट्स, मेसेनकाइम, वो सब कुछ इसमें लिखना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सो जो आउटर लेयर थी दैट इज कॉल्ड एज अ पेनाकोडर्म, उसमें मैंने बताया था कि एक्सो और एंडोपेनाकोडर्म है। एक्सोपेनाकोडर्म पूरी बॉडी सरफेस को कवर करता है एक्सेप्ट क्या था, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। एंडोपेनाकोडर्म मैंने बताया था कि ये लाइन करता है इनकरेंट कैनॉल को, स्पॉन्जोसील को, एक्सकरेंट कैनॉल को, ये सब कुछ उसमें लिखना था। पेनाकोडर्म में जो सेल्स हैं उन्हें पेनाकोसाइट्स कहा जाता है। थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, लार्ज होते हैं, उसकी डायग्राम भी थी ऐसे, इट्स लाइक दैट। सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पेनाकोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है, ये इंक्रीज हो डिक्रीज करते हैं साइज ऑफ इंटायर स्पॉन्ज। ठीक है, कॉन्टैक्टिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, मायोसाइट सेल्स। पेनाकोसाइट्स के बाद जो उसमें मॉडिफिकेशन होती है उसे पोरोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, पेनाकोसाइट्स के बाद जो सेकेंड लेयर थी हमने डिस्कस की थी मेसेनकाइम, दैट इज़ द मेसेनकाइम जो है, मेसेनकाइम में जो ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स से बताया गया, उसमें बताया था कि उसको क्या कहते हैं, मेसेनकाइम में जो ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स है उसे मीजोग्लिया या फिर मीजोहिल कहते हैं। और उस मीजोग्लिया में अमीबोसाइट सेल्स क्या करते हैं, वेंडरिंग अबाउट, घूमते रहते हैं। अमीबोसाइट सेल्स और अमीबोसाइट सेल्स के ही आगे फर्दर जो सेल्स होते हैं ट्रोपोसाइट्स, जर्म सेल्स, ग्लैंड सेल्स, थीजोसाइट्स, phagocytes, every cell of them, scleroblast cells जो skeleton बनाते हैं स्पॉन्ज का, so they are all wander about in that mesoglea। ये हो गई सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर जो हमने डिस्कस की थी that was the कोएनोडर्म, that is the most innermost layer। ठीक है, इनरमोस्ट लेयर लाइन करती है रेडियल कैनॉल को। इवन मैंने ऊपर भी बता दिया, जो हम पहला भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही दिया गया है, ऊपर कोएनोसाइट्स के बारे में डिस्कस करना, तो ये वो इन हिस्टोलॉजिकल एलिमेंट्स में हमें डिस्कस करना था। ओके, सो इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ सीडोपोडिया के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे लिखना था कि सीडोपोडिया क्या है। सबसे पहले सीडोपोडिया के बारे में लिखना था, अगर हम अच्छे से लिखें तो ये टेम्परेरी आउटग्रोथ होती है ऑफ साइटोप्लाज्म की, फ्रॉम एनी, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी से, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी से सीडोपोडिया अराइज हो सकता है। और सीडोपोडिया के बारे में ये लिखना था कि ये प्रेजेंट होता है उन प्रोटोजोन्स में जिनमें नेक्ड और थिन पेलिकल होती है, नेक और पतली पेलिकल होती है, नेक्ड और पतली पेलिकल। और सीडोपोडिया एक फॉल्स आर्म है, इट इज़ अ टेम्पररी। एंड ये जो सीडोपोडिया हैं ये शो करते हैं कौन सी मोमेंट, अमीबॉइड मोमेंट। विच मोमेंट दे शोज अमीबॉइड मोमेंट। एंड सीडोपोडिया जो हैं फर्दर वी विल डिस्कस कि कितनी टाइप्स के होते हैं। सीडोपोडिया जो होते हैं फर्दर इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं वो सीडोपोडिया, सबसे पहला जो सीडोपोडिया है दैट इज़ द लोबोपोडिया। ये लोबो से ही पता चल रहा है कि ये फिंगर लाइक होंगे, इट इज़ हाउ ब्लंट एंड फिंगर लाइक। और ये फिंगर लाइक किस में जो मेजरली देखा गया है, अमीबा एंड आर्सेला में, अमीबा और आर्सेला में फिंगर लाइक होंगे। और ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों में होते हैं ये वाले सीडोपोडिया, जिन्हें लोबोपोडिया कहा गया है। सेकंड लोबोपोडिया के बाद है दैट इज़ द फाइलोपोडिया। कौन से वाले सीडोपोडिया, फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया मीन्स फाइल लाइक, कॉपी की तरह, ऐसे ऊपर से राउंडेड और नीचे से ब्रांच, इट इज़ लाइक दिस। फाइलोपोडिया आ गई इसकी सेकेंड टाइप। और किस में होते हैं ये प्रेजेंट, यूग्लाइफा में, UGLYPHA, जो मैम ने एग्जाम्पल बताई, यूग्लाइफा। फाइलोपोडिया के बाद जो इसका नेक्स्ट सीडोपोडिया है उसे क्या कहा जाता है, ये हो गया फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया के बाद है रेटिक्युलोपोडिया। बेसिकली व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेटिक्युलो, रेटिक्युलो मीन्स नेटवर्क, नेटवर्क बना देता है।
नेटवर्क कैसे बनाता है? आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर. रेटिकुलर टर्म का मतलब है नेटवर्क. इट इज़ लाइक दिस. ये ऐसे नेटवर्क बनाता है, नीचे से राउंडेड है और यहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं, थिन ब्रांचेस अराइज होती हैं. सो रेटिकुलोपोडिया में इतना ही लिखना है कि ये थिन, लॉन्ग और ब्रांचिंग होते हैं. और ये किसके लिए ब्रांचेस होती हैं? बेसिकली दीज फॉर कैप्चरिंग फॉर फूड को कैप्चर करने के लिए, बेसिकली फूड को कैप्चर करने के लिए ये ब्रांचेस अराइज होती हैं. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलोपोडिया विच यू हैव टू लर्न इज इन इट, जो लिखना था, दैट इज द ग्लोबिगेरिना. देख रहे हैं ये डायग्राम भी ग्लोबल टाइप है और वहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं, नीचे से गोल है. सो ग्लोबिगेरिना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलोपोडिया. एंड द लास्ट वन सीरोपोडिया इज, दैट इज द, जो लास्ट वाला सीरोपोडिया रह गया, लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया हो गया. एंड द लास्ट सीरोपोडिया है वो कौन सा है? एक्सोपोडिया. कौन सा है? एक्सोपोडिया. एंड जो एक्सोपोडिया की एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इज द एक्टिनोफाइरियस. इसकी जो डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करनी है? वेट, इसकी डायग्राम को कुछ ऐसे ड्रॉ करना है. एक्सोपोडिया की डायग्राम को ऐसे बना देना है, ऐसे 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 ऐसे. और ये यहाँ से सीरोपोडिया से कुछ पार्ट एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ, ठीक है, और ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को. ये सभी पार्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? बाहर की तरफ एक्सटेंड होके ज्वाइन करते हैं. और सेंट्रल में हार्ड वाला, सेंट्रल हार्ड एक्शियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है. सेंट्रल हार्ड एक्शियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है. और आउटर में क्या है? ये फाइब्रल्स हैं प्रेजेंट. ये फाइब्रल्स ये ज्वाइन करते हैं सेंट्रल हार्ड एक्शियल फिलामेंट को. आउटर फाइब्रल सेंट्रल हार्ड एक्शियल फिलामेंट को ज्वाइन करते हैं. जो सेंटर में हार्ड एक्शियल फिलामेंट है उनको आउटर फाइब्रल्स क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं. यही चीज़ लिखनी थी इस एक्सोपोडिया में. एक्टिनोफाइरियस में प्रेजेंट है एक्सोपोडिया. सेंट्रल हार्ड एक्शियल फिलामेंट है एंडोप्लाज्म में और आउटर फाइब्रल्स एक्टोप्लाज्म में है. एंड बेसिकली व्हाट इट इज़ फॉर, इसका फंक्शन क्या है एक्सोपोडिया का? बेसिकली इसका फंक्शन कोई लोकोमोशन करने के लिए नहीं है. इट इज़ बेसिकली फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड को कैप्चर करने के लिए. दोनों का, रेटिकुलो भी और एक्सोपोडिया, दोनों का फंक्शन कैप्चरिंग ऑफ फूड है. सो बेसिकली कितने तरह के सीरोपोडिया हैं? 4 तरह के. लोबोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया और फाइलोपोडिया. ठीक है, ओके. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज डन. जो अगला हमें क्वेश्चन बोला गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और कैनॉल सिस्टम के बारे में. प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है और साइकोनॉइड कैनॉल सिस्टम को डिस्कस करना था. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में कैसे होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में होती है या तो फिजन से, या तो अपनी रीजनरेशन से, या फिर इंसिस्टमेंट से भी हो सकती है, या फिर जैम्यूल फॉर्मेशन से भी, जैम्यूल फॉर्मेशन से भी हो सकती है. अब फिजन जो पहली मैंने लिखी, फिजन कैसे हो सकती है? फिजन 2 तरह की हो सकती है. दैट्स बाइनरी फिजन हो सकती है एंड मल्टीपल फिजन. फिजन का क्या मतलब है? एक ऑर्गेनिज्म है, मल्टीपल में डिवाइड हो गया या फिर सिर्फ 2 में. तो बाइनरी फिजन हो गया, एक पेरेंट सेल है वो 2 में डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल में, उसे ही बाइनरी फिजन कहा जाता है. मल्टीपल फिजन जो है, अगर एक डॉटर सेल मल्टीपल डॉटर सेल्स, एक पेरेंट सेल मल्टीपल डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिजन. अगर हम बाइनरी फिजन के बारे में फर्दर डिस्कस करें तो बाइनरी फिजन इज़ ऑफ मैनी टाइप्स. इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप हैं बाइनरी फिजन की. कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वाली बाइनरी फिजन, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स वाली बाइनरी फिजन, फिर उसके बाद ओब्लिक वाली बाइनरी फिजन, फिर उसके बाद इंसिस्टेड बाइनरी फिजन, रिपीटेड बाइनरी फिजन. और अपनी जो पहली वाली है लॉन्गिट्यूडनल तो हो गया, ट्रांसवर्स, ओब्लिक, इंसिस्टेड बाइनरी फिजन, रिपीटेड बाइनरी फिजन, हो जो सिंपल बाइनरी फिजन है, सिंपल वाली बाइनरी फिजन. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है ये प्रेजेंट होती है, मोस्टली लर्न रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वाली किस में होती है? फ्लैजिलेट्स में. ट्रांसवर्स वाली सीलिएट्स में. फ्लैजिलेट्स कौन से हैं हमारे? यूग्लिना है. फ्लैजिलेट इज मोस्टली यूग्लिना, सीलियस पैरामीशियम आ गए. और ओब्लिक किस में प्रेजेंट होती है? सेरेटियम में, CERATIUM.
इंसिस्टेड भी प्रेजेंट होती है प्रोटोजोन्स में, सभी प्रोटोजोन्स। रिपीटेड पैरामीशियम में हो सकती है। रिपीटेड के बाद सिंपल हो गई, दैट इज़ मोस्ट कॉमन एग्जांपल अमीबा में। ठीक है, हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो हमारी सबसे पहली थी दैट वाज द लॉन्गिट्यूडनल। मैंने बताया कि वो फ्लैजेलेट्स में प्रेजेंट होती है। लॉन्गिट्यूडनल किस में? फ्लैजेलेट्स एज यूग्लिना। फ्लैजेलेट्स में कौन आते हैं? यूग्लिना में एक स्मॉल और एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। आई विल ड्रॉ द डायग्राम हेयर इज लाइक दिस। और इसमें एक लॉन्ग और एक स्मॉल फ्लैजेला और न्यूक्लियस कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। जब इसकी डिवीजन होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलोंगेट करेगा, ये फ्लैजेला ऐसे हो जाएगा। फर्दर ये इसमें ऐसे बनेगा, फ्लैजेले हैं ये, न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होके दो में। फिर उसके बाद दो डॉटर सेल्स विल फॉर्म, स्मॉल डॉटर सेल्स विल फॉर्म्ड, ये न्यूक्लियस आ गया ऐसे। सो इन दिस वे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की, मैंने बताया वो किस में होती है? सीलिएट्स। और सीलिएट्स की बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? पैरामीशियम। सीलिएट्स हो गए जिनमें सीलिया प्रेजेंट है, सो पैरामीशियम है। तो इनमें कैसे होगी? पैरामीशियम इज़ लाइक हाउ, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, बाहर से सीलिया प्रेजेंट होते हैं और पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? दो, एक बड़ा वाला एक छोटा। बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियाई, छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियाई। ट्रांसवर्सली कैसे डिवाइड होंगे? ये डिवाइड होंगे इस तरह से, कुछ न्यूक्लियस ऐसे इलोंगेट होगा, ये ऐसे बीच में से ऐसे कटेंगे एंड दीज विल फॉर्म लाइक दिस, दो डॉटर सेल्स विल फॉर्म। ठीक है, इन दिस वे। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट ओब्लीक, ओब्लीक में ऐसे ऑर्गेनिज्म एक ये कटेगा कहीं से भी ओब्लीकली, थोड़ा टेढ़ा होके बट स्ट्रेट इट विल कट, दैट इज कॉल्ड एज ओब्लीक। इंसिस्टेड में क्या होगा? इंसिस्टेड बाइनरी फिजन में क्या होगा? इंसिस्टमेंट आ जाएगी। ये स्पोर है, इसके अराउंड इंसिस्टमेंट, बहुत सारी लेयर्स इंसिस्ट हो जाएंगी कि इंसिस्टमेंट हो जाएगी उन सभी लेयर्स की। क्यों? अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से, मतलब कि इनकी मुताबिक जो कंडीशंस चाहिए इनको वो होंगी ही नहीं, जिसकी वजह से ये अपनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स अपने बाहर से ला लेंगे और लाएंगे जब, और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो फिर वहाँ से स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने आप को बर्स्ट आउट कर देंगे और वहाँ से मल्टीपल स्पोर्स विल कम आउट। टॉक अबाउट द लास्ट बाइनरी फिजन, रिपीटेड वाली बाइनरी फिजन। रिपीटेड बाइनरी फिजन क्यों होती है? अगर पहली बाइनरी फिजन, फर्स्ट वाली बाइनरी फिजन क्या हो जाए? फेल हो जाए, कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए कि वो बाइनरी फिजन नहीं हो पाई, तो फिर उसके बाद अगेन बाइनरी फिजन होगी। जब अगेन बाइनरी फिजन होगी तो बहुत सारी 4 या फिर मोर डॉटर सेल्स बन सकती हैं। फिर से वो क्या पता 2 बने, फिर से वो आगे डिवाइड करें तो 4 या 4 से ज़्यादा डॉटर सेल्स विल फॉर्म इन रिपीटेड बाइनरी फिजन। ठीक है, सो बाइनरी फिजन इज कंप्लीटेड एंड द सेकंड जो हमारे पास फिजन थी, सेकंड टाइप ऑफ फिजन, दैट इज़ द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में मैंने बताया कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा बहुत सारी डॉटर सेल्स में, एंड दीज मैनी डॉटर सेल्स जो हैं ये या तो इंसिस्टेड होती हैं, कभी कभी इंसिस्टेड होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये गिव राइज टू द स्पोर्स। बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द गैमेटोगनी जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। सेकंड इज़ द सिनगैमी जिसमें गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, एंड द थर्ड प्रोसेस इज स्पोरोगैमी। फ्यूज़ करने के बाद उसमें स्पोर डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि मोनोसिस्टिस में हुआ था। 3 प्रोसेस, सो इट इज़ मल्टीपल फिजन जिसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है प्रोडक्ट्स में। रीजनरेशन में सैम है, मतलब कि लॉस्ट पार्ट क्या करेगा? लॉस्ट पार्ट्स रीजनरेट करेंगे और एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, दैट इज़ द रीजनरेशन। सो बेसिकली दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज कंप्लीटेड। एसेक्सुअली कैसे डिवाइड करते हैं? बाइनरी फिजन से, मल्टीपल फिजन से, इंसिस्टमेंट करते हैं, जैम्यूल फॉर्मेशन कर सकते हैं, बडिंग कर सकते हैं। बडिंग कैसे होती है? बडिंग बेसिकली 2 तरह की होती है, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। बडिंग जो होती है इसमें बड़ी आउटग्रोथ बनती है आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी में, और फिर जब वो मैच्योर हो जाती है बड, फिर उसके बाद ये अपने आप को सेपरेट कर देती है बॉडी से और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। बडिंग 2 तरह की है,
या तो बड जो है आउटर सरफेस पे फॉर्म होगा या फिर इनर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे फॉर्म हुआ बड और मैच्योर करने के बाद निकल गया और उसने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया, उसे एक्सोजेनस बर्डिंग कहा जाता है। और एंडोजेनस क्या होता है, जिसमें बर्ड इनर की तरफ फॉर्म होता है। वेट आई विल शो यू, इसमें बर्ड अंदर की तरफ है और जो ये अंदर की तरफ स्पेस बनी दैट इज कॉल्ड एज द ब्रूड चैम्बर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रूड चैम्बर, जेनाइटल ब्रूड चैम्बर। ठीक है, तो दिस इज एंडोजीनस बर्डिंग। ये भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा कुछ देर बाद मैच्योर होने के बाद और एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, उसे एंडोजीनस बर्डिंग कहा जाता है। सो बोथ एक्सो एंड एंडो आर कंप्लीटेड। एक्सो मीन्स आउटर बॉडी सरफेस पे बर्ड की फॉर्मेशन होना, कुछ देर मैच्योर करने के बाद वो अपनी बॉडी उस पेरेंट की बॉडी को लीव करके बाहर निकल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट प्रोटोजोन की फॉर्मेशन कर देगा। और एंडोजीनस में अंदर की तरफ ब्रूड चैम्बर की फॉर्मेशन होती है जो कुछ देर बाद सेपरेट होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा। सो दिस इज बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ। अगर हम बात करें जो 8th क्वेश्चन दिया गया है, ये हम फर्दर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आई विल डिस्कस अबाउट ऑल द कैनवाल सिस्टम, जो मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। सो थैंक यू फॉर दिस एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस video then also subscribe my channel, share this video and also hit the like button. Thank you.